ओके, तो सभी को नमस्कार। मैं शालिनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ चूज हेल्थ नाउ सीरीज के तीसरे वेबिनार में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने पिछले 2 सेशंस के अंतर्गत बताए गए सामान्य सुझावों को लागू करने का प्रयास किया होगा और अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। आप चैट बॉक्स अथवा व्यक्तिगत मैसेज के जरिए हमारे साथ आपका अनुभव शेयर करें, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। तो दोस्तों, सारांश रूप में आपको याद दिलाती हूँ कि पिछले 2 क्लासेस में हमने इस ऋतु तथा कोविड-19 पैंडेमिक के परिप्रेक्ष्य में क्या बातें सीखी थी। तब तक कुछ और लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो पहली बात जो हमने सीखी थी कि धूपन, नस्य, तेल मालिश, योगासन, प्राणायाम आदि क्रियाएं जो है ये वातावरण, शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरी बात जो हमने सीखी थी कि वो ये थी कि समय से खाना, समय से सोना। हमने दिन चक्र और ऋतु चक्र को अच्छे से समझा था और उस अर्थ में हमने समझा था कि समय से खाना, समय से सोना कितना जरूरी है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तीसरी बात थी कि जो पानी है, खासतौर से इस मौसम में कच्चा पानी नहीं पीना है, उस संस्कारित जल लेना है। तुलसी और अजवाइन थोड़ा थोड़ा उबाल करके उसमें वो हमने मेथड सीखा था, 2 पत्ती तुलसी और 1 चम्मच अजवाइन 2 लीटर पानी में लगभग उबाल के हमें लेना था। तो दैट वाज अदर थिंग। उनकी बात जो हमने सीखी थी वो शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए धनिया और जीरे का पानी। धनिया जीरा का जो पानी है उसको बनाने की भी हमने विधि सीखी थी। हमने कई सारी चीजें एक्चुअली बनाने की विधि सीखी, जैसे कि चाय को उबालना। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने चाय को उबालना कम किया होगा। अगली बात हमने सीखी थी जिन लोगों का भी स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है वो पैरों या तलवों की मालिश अच्छे से करें, नाभि पूरण करें, त्रिफला के जल से अपनी आंखों को धोएं। और वर्षा तथा शरद ऋतु की भोजन पद्धति के साथ साथ हमने विरुद्ध आहार करने के दीर्घगामी, मतलब जो काफी लंबे समय के बाद जैसे परिणाम हमको दिखाई पड़ेंगे, जो डिजीज हमें हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ देखा था, कुछ जाना था। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज के सेशन में हम पोषण तथा प्रतिरोधक क्षमता को समझने का प्रयास करेंगे। तो तैयार हो जाए अपनी नोटबुक और पेन निकालकर। सभी लोग कृपया ध्यान दें, अपना माइक म्यूट कर लें और वीडियो को ऑफ कर दें। यदि आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो चैट बॉक्स में टाइप करें, सुरम्या पाठक जी आपका सहयोग करेंगी। सो विद दैट, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, आई वुड वेलकम डॉक्टर शेफाली। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू दीदी। ओके, सो सभी को नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत है। ये मेरा तीसरा वेबिनार है और इस वेबिनार में मैं कंक्लूड करूंगी जो भी मैंने पिछले 2 वेबिनार में शेयर किया था। और कंक्लूड करते हुए इसमें बेसिकली हम इम्यूनिटी पे एक बार डिस्कस करेंगे एंड बाय द डिस्कसिंग इम्यूनिटी तो साथ में हम ये कैसे इस पैंडेमिक में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में शेयर करेंगे। सो I'll just share my screen. तो सभी लोग अपना जो भी आपको कहना है वो आप चैट बॉक्स में नोट करिएगा। आज के सेशन में हम ये करने वाले हैं कि सेशन जब पूरा हो जाएगा तो लास्ट 15 मिनट्स के लिए हम क्वेश्चंस रखेंगे। तो ठीक है, क्या सबको विजिबल है मेरा स्क्रीन? शालिनी दीदी, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हाँ, तो ये रहा हमारा तीसरा सेशन और इसमें वंस अगेन मैं शालिनी दीदी, सुरम्या, वैद्य सुरम्या को थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड ऑल्सो वंदना सिंगल चाची जो टेक्निकली मुझे हेल्प कर रही हैं।
आज का जो पॉइंट है जिसमें हम पैंडेमिक को कनेक्ट करेंगे, तो आज का जो आउटलाइन है सेशन का वो है कि कैसे पैंडेमिक और इम्यूनिटी के बीच में रिलेशनशिप है और इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे हाथ में है और कौन से है जो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है उसको डिटेल करेंगे। और तीसरा हमारा है रोल ऑफ रसायन, जो कि आयुर्वेद का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। फिर चौथा हम कंक्लूड करते हुए जो आपके आयुर्वेद की क्लासेस होने वाली हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक मिनट, noise actually, so I'm just going to mute. Yeah, I think now it's fine. ये पैंडेमिक जो है, इस पे हमारा फर्स्ट वेबिनार इसी पे था कि पैंडेमिक या आयुर्वेद में जिसको जनपद ध्वंस कहते हैं तो एग्जैक्टली होता कैसे है और इसके क्या क्या रीजंस हैं, ये कॉज कैसे होते हैं। तो एक जनरल डेफिनेशन जो मैंने रखी है कि जब सॉयल, एयर, वाटर सब अपनी नेचुरल क्वालिटीज लूज करते हैं या जिसको हम इन शॉर्ट पोल्यूशन कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि धीरे धीरे जो हमारी धरती है उसकी क्वालिटेटिवनेस रिड्यूस हो रही है और उसका नतीजा हमारे खाने में दिखता है, हमारे सीजन्स के डिविएशन में दिखता है, हमारे क्लाइमेट के डिविएशन में दिखता है एंड स्पीशीज की जो लॉसेस हो रही हैं वो भी हमको इस रूप में दिखाई देता है। तो अब ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज नंबर वन, कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग समझ नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली हाउ डू वी लिव विद अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड अलोंग विद नेचर। तो ये जब होता है तो इसका धीरे धीरे एक बहुत बड़े स्केल पे निकल के आते हैं कि एपिडेमिक हिट होता है। ये जो एपिडेमिक होता है ये किसी भी मानव को धरती में कहीं भी किसी भी एज या उम्र वर्ग में जो भी वो खाता पीता हो, एनी हाउ वो इससे अफेक्टेड होता है। सो ये जब होता है तो इसमें हम ये सवाल पूछ सकते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल की कोई रोल है कि नहीं, क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। इसमें जो निकल के आता है कि जिसके बारे में आजकल लोग काफी कहते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो यू कैन प्रॉब्ली नॉट हैव द डिजीज। तो इसमें मेरा ये कहना है कि इम्यूनिटी अच्छा होने का मतलब ये होता है कि अगर डिजीज आपको होती है तो वो आपको बहुत सिवियरली नहीं होगी या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी। तीसरी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बहुत सिंपल चीजों से या दवाइयों से रिकवर कर सकते हैं। अब ये जो मैं कह रही हूँ इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में हैं, जिसको आप डील कर सकते हैं और कितना है जो आप नहीं डील कर सकते। सो रोल ऑफ इम्यूनिटी इज व्हाट। तो मैंने जैसे मेरे सेकंड जो वेबिनार था उसमें ही रखा था कि अगर ह्यूमन बीइंग ये समझ जाए कि नेचर के साथ कैसे अलाइन होके रहना है तो वी कैन देन अप्रिशिएट कि ह्यूमन बॉडी सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है नेचर का। तो शायद हमें नेचर के साथ फाइट नहीं करना है, हमें नेचर के साथ लर्न करना है कि हम कैसे जिए। अब नेचर के साथ लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप जाके पेड़ पौधे लगाओ और घर में मत रहो और स्कूटर मत यूज करो और कार मत यूज करो, ये मैं नहीं कह रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम छोटे छोटे नियम समझते हैं नेचर के, प्रकृति के, तो हम ये समझ पाते हैं कि हम अपने डेली बेसिस में, अपने आहार में, चर्या में इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें। ये जब हम रिश्ता समझ पाते हैं तो हम कह पाते हैं कि हाँ, हम एक जीवन ऐसा जी रहे जो कि अलाइंड विद नेचर है। तो अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो इसमें जो कुछ फैक्टर्स जो आयुर्वेद के हिसाब से अंडरस्टूड है, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग फाइनली है कि आयुर्वेद एक बहुत वास्ट फील्ड है और मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे मेरे अंदर बिल्ड हो रही है। तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पा रही है उसके बेसिस पे मैं ये रखना चाहती हूँ। चरण सिंह, एक मिनट। ओके, सभी से निवेदन है कि वो अपने
को म्यूट रखें और वीडियो भी ऑफ रखें। या तो पहला फैक्टर है प्राकृत दोष। ये जो त्रिदोष की थ्योरी है, ये आयुर्वेद की सबसे बखूबी थ्योरी, जिसके आधार पे वो सारी चीजों को समझते हैं, और इसको बोलते हैं वात पित्त और कफ। तीसरा फैक्टर है जो मैं दोनों को एक साथ लूंगी, BMC जठराग्नि और सप्त धात्वाग्नि। और डी फैक्टर है रक्त धातु, ई है सत्व और पांचवा है या फिफ्थ है ओजस। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से हमारी इम्यूनिटी की शुरुआत है, और इसमें हम हर फैक्टर में कुछ अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं हर दिन। एक बात को मैं यहाँ रखना चाहूंगी, तो जैसे कि वास्तविक ये जो त्रिदोष है, अब ये अपने आप में प्राकृत कैसे रह पाए। तो जैसे पूरे नेचर में बहुत सारे साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, फिर वैसे ही आपका नाइट्रोजन साइकिल है, तो ये डे नाइट साइकिल है। तो ये जो डे नाइट साइकिल है, उसका हमारे शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है, और ये जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसको आयुर्वेद ने स्टडी करके डिजाइन किया कि आप क्या ऐसा करो जिससे कि उस डे नाइट के हिसाब से आपके शरीर में जो वात पित्त कफ का एक आपके अंदर एक चलता है, आपके शरीर में बैलेंस चलता है, उसको आप कैसे मेंटेन रख सकते हो। इसीलिए उसको नाम दिया चर्या, मीन्स कोई नियम को फॉलो कर पाना इस दिनचर्या। फिर वैसे ही जो सीजनल चक्र होते हैं, उस सीजनल चक्र के हिसाब से जो 6 सीजन्स हैं, वो उसका भी हमारे बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं ऋतुचर्या, जो हम नियम फॉलो करेंगे हर ऋतु के अनुसार। फिर तीसरा है कि लाइफ टाइम स्टेजेस जो हमारे होते हैं, बाल्य अवस्था से लेके युवा अवस्था लेके से प्रौढ़ अवस्था तक, और फिर वृद्धावस्था। तो ये जो चक्र है, इस तरह के दौरान भी हमारे शरीर में जो अलग अलग असर होते हैं, उसके लिए भी चर्या डिफाइन की गई। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट चक्र, जो हमने पहले सेशन में भी एक्सप्लोर किया था, जिसको हमने कहा डेली चक्र। तो जो डेली चक्र है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये मैंने वो लिया है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि बॉडी में किस तरीके से जो वात पित्त कफ है वो बढ़ते हैं। कोई एक समय होता है जो वो डोमिनेंट होते हैं, और दूसरे टाइम पे दूसरा डोमिनेंट होता है। इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। तो मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके आगे वाले चक्र पे चलूंगी। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सनराइज, सूर्य उदय से पहले। तो सूर्योदय से पहले का जो काल है, उसको हम वात काल कहते हैं, विच स्टार्ट्स अराउंड 3 AM to 6 AM। तो ये जो काल है, इस टाइम पे बॉडी का बहुत अच्छा एक्सक्रीशन होता है। क्यों? क्योंकि ये वात डोमिनेंट काल है। तो वात प्रधान काल होने के कारण शरीर में सारे प्रकार के जो एक्सक्रीशन है मलों का, वो अच्छे से होता है। अब आप इसको कैसे फैसिलिटेट करेंगे? तो इसका फैसिलिटेशन करने का तरीका ऐसे होता है कि आप यदि उस समय उठते हैं, तो आप अपने शरीर के मलों को निकलने में हेल्प करते हैं। दिस इज हाउ यू फैसिलिटेट। इसी को बोलते हैं दिनचर्या। ऐसा चीज मैंने जो समझ लिया, जो प्राकृतिक नियम के अनुसार है। अगर मैं उसके बजाय रोज सवेरे 10 बजे उठूंगी, तो क्या होने वाला है? तो जो लोग सवेरे 10 बजे उठते हैं, उनसे आप पूछ के देख सकते हैं कि क्या उनका क्लियरेंस ऑफ बाउल ठीक से होता है, या उनको उठते ही इतनी तेज भूख लगती है कि उनको सबसे पहले लगता है कि मैं कुछ खा लूं। तो ये जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, उसको समझना, और उसको समझने के साथ उसके हिसाब से नियम को इम्प्लीमेंट कर पाना ही, मैं कह रही हूँ, ये प्राकृतिक अलाइनमेंट को मैं इंडिकेट कर रही हूँ। फिर वैसे ही जैसे डस्क के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद, तो सूर्यास्त के बाद बॉडी में एक अलग प्रकार का चक्र शुरू होता है, जिसमें बहुत सारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। तो इसमें आयुर्वेद ये रेकमेंड करता है कि क्योंकि ऐसा होता है, तो इट इज बेटर कि आप अपना खाना, अपना भोजन सूर्यास्त से पहले करें। तो ये जो सूर्यास्त का समय है, जैसे आजकल सूर्यास्त लगभग 6:45 तक हो जा रहा है जहां मैं रहती हूँ, आपकी जगह अलग टाइम पे होता है, जिसको आप पता कर सकते हैं। तो उसके पहले अगर आप खाना खाते हैं, तो आप किस चीज को फैसिलिटेट करेंगे? आप अपने मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करेंगे, या अपनी अग्नि को फैसिलिटेट करेंगे। फिर सवाल उठता है कि सोए कब?
क्या इसको भी डिफाइन करें कि जब तक हमारी इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट नहीं बंद होगी तब तक हम सोएंगे नहीं? तो इसके बारे में भी आयुर्वेद का ये कहना है कि रात में 10 बजे के बाद से रात के 2 से 3 बजे तक पित्त काल होता है, और ये जो समय होता है रात का, इस समय बॉडी डीप एसिमिलेशन करती है, यानी उस तरह की कंस्ट्रक्टिव काम करती है जो बाकी समय नहीं करती। तो अब इसको कैसे डील किया जाए? तो इसका मतलब ही ये है कि रात का समय जो ये वाला है, इसमें आपको विशेष तौर से सोना ही है। यदि आप उस समय जागरण करते हैं तो क्या होता है? तो बहुत सारे इम्बैलेंसेस हमको हार्मोन्स में नजर आता ही है। बहुत सारे लोग जो मैंने देखे हैं या मैंने मेरे मेंटर्स के पास रहते हुए देखे हैं, उनके बहुत सारे धीरे धीरे हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू होते हैं, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस शुरू होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? ये जो प्राकृतिक चक्र है, उसका जो हमारे शरीर पर प्रभाव है, जो कि एक अपने आप में प्राकृतिक चक्र है, उसको पहचानना और उसको पहचान के क्या उसके नियम है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी अलाइनमेंट में रहे। सो दिस इज वन सच एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसको मैं बहुत डिटेल में ना लेके, आपको मेरा स्लाइड चाहिए तो आप बाद में देख सकते हैं। इसी को फिर मैंने एक रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह की हमारी एक्टिविटीज हैं। तो इसीलिए व्हेन टू वेक अप डिफाइन होता है, इसीलिए व्हेन टू स्लीप भी डिफाइन होता है, इसीलिए ये भी डिफाइन होता है कि व्हेन टू सेल्फ मसाज, व्हेन टू एक्सरसाइज, कब हम नहाएं, कैसे नहाएं, खाना कब खाएं। तो ये सारी चीजें डिफाइन होती ही हैं, ये कोई भी चीजें अनडिफाइंड नहीं है। आफ्टर ऑल नेचर में सारे साइकिल्स में एक डेफिनेटनेस है। तो क्या हमारे शरीर में नहीं होगी क्या? तो क्या हमारे ऋतु, तो क्या हमारी डेली रूटीन में नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी ही, और उसका असर जो उसको करते हैं वो उसको देख ही सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी चीज और लेना चाहूंगी। पर जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल ये करते हैं कि वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद नहाते हैं। तो ये छोटी सी क्रिया है जिसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाना खाने के बाद जो नहाना होता है उसका एक असर होता है। क्यों? क्योंकि स्नान जो क्रिया है उसका हमारे बॉडी पे एक बहुत डेफिनेट इम्पैक्ट होता है, जिसको बहुत केयरफुली आयुर्वेद ने डिफाइन किया है। तो उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है कि जो बेदिंग एक्टिविटी है, बेदिंग एक्टिविटी अपने आप में अग्नि को दीप्त करती है, और उसके बाद वो ओज जो हमारे शरीर का एसेंस ऑफ ऑल धातुज है उसको एनहांस करता है, अदर देन शरीर की सफाई। तो शरीर की स्वच्छता तो है ही, लेकिन उसके साथ ही अग्नि को दीप्त करना और साथ में हमारे सारे चैनल्स को ये खोलता है, प्रोवाइडेड हम वार्म वाटर से लेते हैं तो। नाउ व्हेन वी हैव फूड एंड देन व्हेन वी टेक बाथ, तो क्या होता है? तो खाना खाने के बाद आपके शरीर में जो प्रोसेस शुरू होती है वो है पाचन की, और जब हम जाते हैं और नहाते हैं तो क्या होता है? ये जो अग्नि दीपन कार्य होता है स्नान के कारण, अब वो नहाने के बाद अग्नि दीपन कार्य नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो अंदर खाना बैठा है। तो देयरफॉर ये जो एक्टिविटी है ये दूसरी चीज को ट्रिगर करता है, जिसको हम बोलते हैं आम निर्मिति, और त्रिदोष के बैलेंस के बजाय ये क्रिएट करता है त्रिदोष इम्बैलेंस। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सारी छोटी चीजों का हमारे शरीर पे लास्टिंग इम्पैक्ट होता है अगर हम इनको रेगुलरली करते हैं। हाँ, कहीं एक बार सप्ताह में कर दिया तो ठीक है, लेकिन रोज रोज करने से क्या होगा? तो यही होगा जैसे आयुर्वेद ने डिफाइन किया। अब हम आते हैं, मेरा अगला चक्र वो है सीजनल चक्र। तो सीजनल चक्र जो है इज अगेन अ चक्र जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, और इन 6 ऋतुओं का हमारे शरीर पे जो इम्पैक्ट होता है वो हम त्रिदोष के आधार पे समझ सकते हैं। तो ये जो त्रिदोष है ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रूप से प्रभावित होते हैं। तो हम वापस मॉनसून पे जाएंगे, जिसपे मैंने पिछले 2 वेबिनार में भी डिस्कशन किया था। वो है कि मॉनसून जो ऋतु है उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है। तो इसका जो प्रभाव होता है वो वात प्रकोप और पित्त संचिति का होता है। तो ये जो प्रभाव है इसको हम कैसे डील करें? तो इसका डीलिंग आयुर्वेद ने बताया है इन द फॉर्म ऑफ कि किस प्रकार का खाना होना चाहिए
प्लस किस तरह के फ्लेवर्स हमारे खाने में होने चाहिए, प्लस क्या हमारे लाइफस्टाइल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये जो टेबल है तो ये सारे सीजन्स का, और इसमें अगर आप देखेंगे तो रेनी सीजन या वर्षा ऋतु जहां लिखा है, विच इज द 4th पॉइंट, वहां आप देखेंगे तो मैंने लिखा है वात प्रकोप, पित्त संचिति और माइल्ड रूप में कफ भी बढ़ता है। तो इसमें हम कौन सा टाइप ऑफ फूड कुकिंग हो हमारा, तो हमारा जो कुकिंग स्टाइल होगा वो प्राइमरीली होगा स्टीम बॉइल्ड खाना जिसमें घी हो। ये जो हम लोग बहुत सारे फ्राइड चीजें खाते हैं वो once 15 days in a month is fine, but can you have it every week? No, definitely not. कौन से फ्लेवर्स इस मौसम में हमारे शरीर के लिए यूजफुल है जिससे कि वो त्रिदोष को बैलेंस करें? तो इसमें मैंने जो लिखा है कि हल्का खाना हो, हल्का खट्टा हो, हल्का सॉल्टी हो। कहीं भी मैंने ये नहीं लिखा है कि बहुत तीखा मसालों का प्रयोग करें, ये कहीं नहीं लिखा है। सो वंस अगेन वॉच आउट जो आप खा रहे हैं। इसी के साथ लेट्स हैव अ लुक कि रेनी सीजन का जो रेजिमेंट है या फूड एंड लाइफस्टाइल है वो कैसा होगा। तो इसमें मैं पहले चाहूंगी कि अवॉइड की लिस्ट में हमारे क्या क्या है, क्योंकि प्रिकॉशन अगर हमको पता नहीं है तो हमें देर नहीं लगती फिसलने में। तो पहला है सत्तू ना खाएं। सत्तू एक ऐसा इंग्रेडिएंट से बना हुआ चीज होता है जो खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, यूपी, हरियाणा इन सब जगहों में प्रायः खाया जाता है। तो ये जो सब्सटेंस है ये काफी हैवी होता है, ये गुरु होता है, इसलिए इसको इस सीजन में अवॉइड करने को कहा गया है। स्लीपिंग इन द डे टाइम, दिवा स्वाप करना, दिस इज अगेन टू बी नॉट हैड। क्यों? क्योंकि इससे पित्त और कफ दोनों बढ़ते हैं। फिर वॉकिंग इन ड्यू ड्रॉप्स, सवेरे चले वॉकिंग करें लेकिन अवॉइड ड्यू ड्रॉप्स। कोल्ड वाटर या अनबॉइल्ड वाटर, पानी पीना है तो ठंडा या जिसको हम रेफ्रिजरेटेड है उसको ना पी के, या जो हम मटके में पानी रखते हैं उसको भी नहीं पीना है, उसकी बजाय पीना है बॉइल्ड वाटर। एक्सरसाइजिंग जरूर करना है लेकिन नॉट इन द ब्रीज, बट एक ऐसे एरिया में जहां हवा ना चल रही है। इसके जो डीप रीजंस हैं उस पर हम तभी चर्चा कर पाएंगे जब हमारी क्लासेस होंगी, जो कि हम सितंबर में शुरू करेंगे। खाने के बारे में, तो खाने के बारे में इस बार मैं शॉर्ट में रखूंगी कि इस मौसम में शहद का प्रयोग किया जा सकता है वार्म वाटर में। प्लीज माइंड, इट इज नॉट हॉट वाटर और हॉट फूड, इट इज वार्म वाटर। या फिर हल्के गर्म खाने में, या फिर अदरक के रस के साथ भी लिया जा सकता है। दूसरा, खाना ऐसा हो जो बहुत ड्राई ना हो, बहुत फ्राइड ना हो। तीसरा, अगर आपको यूज करना है राइस हो, व्हीट हो, जौ हो, तो आपके पास अगर 1 साल पुराना स्टोर्ड हो तो दैट इज द बेस्ट। क्यों ऐसा? तो इसके बारे में मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था। रीजन इज कि आप जब भी ग्रेन्स को 1 वर्ष स्टोर करके यूज करते हैं तो उनमें एक प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो होते हैं वो लघु गुण हो जाते हैं, विच मीन्स कि वो आपके अग्नि के लिए अच्छे होते हैं। चौथा, इस समय कौन सी दालों का सबसे अधिक प्रयोग हो सकता है? तो मूंग, मोठ और मसूर। पांचवा, सिरका प्रयोग हो सकता है हर दिन एक मील में। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का अनुलोमक होता है जो हमारे वात दोष का बैलेंस रखता है। एंड ऑफ कोर्स बॉइल्ड वाटर इज अ मस्ट। फिर इसमें लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? तो चाहे आप बड़े हो, बूढ़े हो या आप छोटे बच्चों के साथ मसाज और उसके साथ उपटन का प्रयोग। ये जो उपटन है ये कोई सौंदर्यवर्धक चीज नहीं है। उपटन का बहुत सारा यूजफुलनेस त्वचा से लिंक्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि त्वचा हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गन है जहां से हम वात पित्त कफ को बैलेंस कर पाते हैं। तो उपटन अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आप अपने, अगर आपका कोई उपटन आपके घर में बनता हो कभी तो आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। सेकंड, इस समय जो कपड़े हम पहने उसमें सबसे विशेष बात ये ध्यान रखना है कि वो डैम्प ना हो, क्योंकि ये मौसम में सबसे अधिक फंगस की ग्रोथ होती है। इसीलिए धूपन भी बताया गया है। तो धूपन सिर्फ इस उमस जो हमारे घरों में घुसती है सिर्फ उसके लिए ही नहीं है, लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं उसके लिए भी है।
और चौथा है नस्य। नस्य का मतलब वो होता है जो चीज हम अपने नाक में डालते हैं, और उसका पर्पस होता है कि वो कफ और वायु को बैलेंस करता है। फिर हम आते हैं तीसरे चक्र पे, जिसका जो है कि हर आयु वर्ग में हमारे शरीर में अलग अलग दोष का प्रधानता होता है। प्रधानता होता है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दोष जो है नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं। तो वात पित्त कफ हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं, लेकिन कोई एक काल में वो प्रधान होते हैं। तो जिस तरीके से छुटपन में या बाल्यावस्था में कफ प्रधानता रहती है, और उसका मेजर रोल होता है कि वो बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करे और अच्छे से करे। फिर आता है पित्त, जिसका मेजर फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में मैच्योरिटी लाए, और साथ में हमें जो उमंग होती है चीजों को करने की, पैशनेटली हमें एक उमंग होती है कि हमें अपने आप को प्रूव करना है, ये पित्त की प्रधानता का एक लक्षण होता है। और फिर आता है एक काल जब हमारे शरीर में वात डोमिनेंट होता है, और ये जो वात डोमिनेंस होता है उस समय बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और उसका हम असर हमारे खास तौर से जॉइंट्स पे नजर आता है, मांसपेशियों पे भी नजर आता है। अब ये जानने से हमें क्या फायदा? इसको जानने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप समझ पाएंगे कि भाई मुझे किस तरह का खाना चाहिए और कब। क्या मैं जब मैं अगर एक युवा हूँ और मैं जिस तरीके की चीजें खा सकती हूँ, क्या मैं उसी तरीके की चीजें प्रौढ़ अवस्था में खा पाऊंगी? क्या नहीं। इसमें इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट, इट इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रकृति का नियम। तो इसी के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जैसे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सभी को करना है, लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि जो प्रौढ़ व्यक्ति है वो जिम में जाके 2-3 घंटा बिताएगा? तो बिल्कुल नहीं। मैं ये भी कह रही हूँ कि इसके माध्यम से ये समझने का मौका मिलता है कि हम जिस अवस्था में हैं और कौन सा दोष हमारे शरीर में प्रधान है, उस आधार पे हमारी दिनचर्या भी बदलेगी। इस प्रकार से अगर हम दिनचर्या, ऋतुचर्या व आयु वर्ग चक्र को समझते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, कि माई बॉडी टॉक्स विद मदर अर्थ। अगर हम इस रिफ्लेक्शन को नहीं समझ पाते हैं तो अनेक प्रकार की डिसहार्मनीज जो आजकल हमें देखने को मिलती ही हैं, वो घटित होंगी। आखिरी मुद्दा जो इसी से जुड़ा हुआ है वो है नेचुरल अर्जेस के बारे में। तो आयुर्वेद ने इसको बहुत बखूबी एक्सप्लेन किया है कि हमारे शरीर में बहुत सारी नेचुरल अर्जेस होती हैं, भूख की, प्यास की, सोने की, यूरिन और बाउल मूवमेंट्स की। ये नेचुरल होती हैं, और अगर हम इसे रोकते हैं या जब नहीं होते हैं ये उपस्थित और उनको जानबूझ के बढ़ाते हैं, तो दोनों से हमारे शरीर में वात प्रकोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, भूख नहीं लग रही है तो भी हम डट के खा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लैंड अप विद वात प्रकोप। और भूख लगी चली जा रही, लगी चली जा रही, लगी चली जा रही है, और हम डीले करते चले जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इसको हम कह रहे हैं वात प्रकोप। तो वैसे ही प्यास के साथ भी होता है कि प्यास लगती नहीं है लेकिन हमें पानी पीना है। क्यों? क्योंकि सब तो कहते हैं 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसको वापस सोचिए। हमारा शरीर इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो इन सारे वेगों को ना पहचाने। काफी रोबस्ट सिस्टम है, आफ्टर ऑल नेचर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिजाइन। वैसे ही सोने के बारे में, वैसे ही बाउल मोशंस के बारे में, और वैसे ही यूरिन के बारे में। अगला जो दूसरा फैक्टर है वो है अग्नि, यानी जठराग्नि और सप्त धात्वाग्नि। तो इस पे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे बॉडी में ये प्रोसेसर्स होते हैं, और जहां कहीं कन्वर्जन करना है वहां पे अग्नि है। ये जो अग्नि है यही हमारा जो हम खाना डालते हैं उसको कन्वर्ट करके आहार रस में कन्वर्ट करती है। यही आहार रस जाके हमारे शरीर में अब्सॉर्ब होता है। फिर वैसे ही हमारे शरीर में सप्त धात्वाग्नियां होती हैं, यानी कि 7 प्रकार के टिश्यूज होते हैं या धातु होते हैं, और प्रत्येक के लिए एक अग्नि होती है या प्रोसेसर होती है। वो ये तय करती है कि अब मुझे क्या न्यूट्रिशन लेना है और कितना लेना है। जब ये डिस्टर्ब होते हैं उसका नतीजा होता है कि हम अच्छा खाना खाने के बावजूद हमारे शरीर में कई बार ही डेफिशिएंसीज नजर आती हैं। कई बार हमको विटामिन B12, विटामिन D
इन सारी चीजों का वो लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जबकि हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि हमारे शरीर से कैल्शियम कम हो जाए। बहुत सारे लोग आजकल एलर्जिक रिएक्शंस को फेस कर रहे हैं और कुछ फूड्स के प्रति एलर्जिक हो रहे हैं। तो ये भी एक अग्नि दृष्टि या डिस्टर्ब्ड अग्नि का साइन है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप इसको देख सकते हैं कि इट इज अग्नि, द फैक्टर जो आपकी इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करती है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो ही अब खराब हुई है या फिर डिस्टर्ब हुई है। इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं, इसको भी आप पर डे अपने लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। इसमें जो कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, जैसे कि एक रेगुलर डाइट से, प्राणायाम और योगासन से, जिसका मतलब है आपको ये भी पता हो इसे कब करना है, कितना करना है और क्यों करना है। एक स्लीप साइकिल से, जो कि आपके दिनचर्या के जो साइकिल में बताया था उससे जुड़ा हुआ है। और डायटेटिक्स, जिसका मतलब है आहार साधने, आहार विधि विधान, विरुद्ध आहार, इन सब की समझ से। कुछ भी खाएं और सब पच जाएगा, ये जो कहने वाली बात है, इसको वापस वेरीफाई कीजिए। फिर है वाटर कंजम्पशन। पानी पीना अच्छी बात होती है, लेकिन पानी कितना पिए, कब पिए, ये भी डिफाइंड है, क्योंकि नेचर में हर चीज डेफिनेट है, कोई भी चीज इनडेफिनेट है ही नहीं। और आखिरी में माइंडफुलनेस, जिसका मतलब है कि हमारे इमोशंस हमारे शरीर में रोल प्ले करते हैं। अगर आप दुखी हैं उसका असर होगा, अगर आप खुश हैं उसका भी असर होगा, अगर आप एंजाइटी में रहते हैं, संकोच में हैं, अंडर कॉन्फिडेंस में हैं, तो उसका निश्चित रूप से असर होने ही वाला है। ये सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हैं। इन शॉर्ट आहार विधि विधान को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कैसे खाना खाएं। इस पे भी आयुर्वेद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है, जिसका मतलब यह है कि हमारा पोस्चर क्या हो, क्या हम खड़े होके खाएं, क्या हम कैसे बैठ के खाएं, लेट के खाएं। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो प्रॉपर पोस्चर है वो है सिटिंग पोस्चर विद अ बैक स्ट्रेट। क्यों, व्हाई नॉट स्टैंडिंग? तो बहुत क्लियर रीजन है कि हम जब सिटिंग पोस्चर में खाना खाते हैं तो हम उतना ही खा सकते हैं जितनी की हमें जरूरत है। अगर हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि हम सीधा दुगना खाना खाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं कि हम कैसा खाना खाएं, कोल्ड फूड खाएं, फ्रिज से निकाला हुआ खाना खाएं क्या? नहीं। तो इन सारी चीजों में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। फॉर एग्जाम्पल वार्म फूड, खाना ऐसा हो जो ओवर रोस्टेड, ओवर फ्राइड और रॉ ना हो, खाना ऐसा हो जो हमारी हंगर को शांत करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना खा लें कि हम अगली एक्टिविटी को भी ना पूरा कर पाए। इसी के साथ कौन से पात्र में हम खाना रखते हैं और खाना खाते हैं? क्या आप टेफ्लॉन कोटेड कुकिंग पैन यूज करते हैं? तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे खाने के साथ रिएक्ट करता है। फिर तीसरा कि क्या हम खाना किस गति से खाते हैं, क्या हम बहुत जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं या बहुत ज्यादा स्लो हो गए हैं। इन सारी चीजें जो है ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इन सारी चीजों का हमारी अग्नि पे निश्चित प्रभाव है। और आखिरी में क्या हमारे जो खाना जो हमारी थाली में सजे हुए हैं, क्या वो एक दूसरे के विरुद्ध तो नहीं है? अब ये क्वेश्चन है कि ये विरुद्ध होता क्या चीज है। तो हम आते हैं अगले फैक्टर पे, जिसको मैंने कहा रक्त धातु। तो रक्त धातु को आप ब्लड से जोड़ सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसमें कुछ और भी चीजें बताई गई हैं जो कि हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन रूप से रक्त धातु वो है जो हमारे शरीर में एक एक अंग को लाइव करता है, और इसकी जो फंक्शंस है जब ये हैम्पर होती है तो वो इस रूप में नजर आती है। तो सिर्फ एक अंग प्रत्यंग का के मरने को मैं ये नहीं कहूंगी कि रक्त धातु वहां अनअवेलेबल है, परंतु अगर हमारी त्वचा की फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाई है, अगर हमारा हार्मोन रेगुलेशन नहीं है, अगर हमको जॉइंट डिसऑर्डर्स अर्ली ऑन सेट ऑन हो गए, अगर हमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स सेट ऑन हो गए, तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे रक्त धातु में हमने ऐसा क्या किया है जो वो ठीक नहीं है। इसका कुछ भाग जेनेटिक्स को जाता है और कुछ भाग हमारे हिस्से आता है। तो हमारे हिस्से क्या आता है? तो हमारे हिस्से आता है विरुद्ध आहार और विरुद्ध विहार। अब ये क्या चीज होती है? तो ये ऐसी घटना होती है जिसके कारण हमारे शरीर में प्रॉपर रक्त धातु फंक्शन नहीं कर पाती है, और ये एक दिन नहीं अनेक साल बारंबार करने से होता है। एग्जाम्पल,
रॉ एग्स इन मिल्क या ऑमलेट विद मिल्क, फिश विद कर्ड या तेल, पुटिंग सॉल्ट इन आटा एंड ऑल्सो तेल। ये काफी प्रोमिनेंट है कि काफी जगहों पे सॉल्ट एंड तेल दोनों डाला जाता है हर दिन। देखिए, ये चीज 15 दिन में आपने एक बार खा लिया तो ठीक है, लेकिन रोज रोज आपको सोचना ही होगा। तो कौन सी लाइफस्टाइल विरुद्ध होती है हमारे लाइफस्टाइल में, जैसे कि बेबिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, खाना खाया और नहा लिया, जिसके बारे में मैंने दिनचर्या में डिस्कस किया। दूसरा, अच्छे से खाना खाया और चल दिए ब्रिस्क वॉकिंग करने, जॉगिंग करने, ये भी एक प्रकार का विरुद्ध है। तीसरा, जिमिंग कर रहे हैं एयर कंडीशन बिल्डिंग में। आप मुझे बताइए, कितने सारे लोग योगा करते हैं तो उनके योगा टीचर ने उनको बोला है कि एयर कंडीशनिंग चालू करके योगासन करना। कितने लोगों को उनके योगा टीचर ने कहा है कि भरपेट होकर योगासन करना। तो दिस इज समथिंग टू वेरीफाई। पेट भर के योगासन करना या एक्सरसाइज करना या वॉकिंग एंड जॉगिंग करना इज इन इटसेल्फ अ विरुद्ध लाइफस्टाइल। फिर वैसे ही जो पैकेज्ड फूड्स अवेलेबल हैं, उनका भी हमारे बॉडी पे कुछ ऐसा ही असर है। काफी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम मोटे क्यों हैं, हम तो इतना कुछ खाते भी नहीं है। तो शायद आप अपने खाने में देखेंगे तो यू विल हैव दीज 2-3 थिंग्स जो मैंने लिखी है, इससे और भी कुछ हो सकता है। इसका असर होता क्या है? तो इसका असर होता है, ये हमारे बॉडी में एक प्रक्रिया को इंड्यूस करता है जिसका नाम है विदाह। और विदाही होने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में ठीक से पचने के बजाय ये एक प्रकार का पाक क्रिएट करता है, यानी कि पूरे फॉर्मेशन करता है, पस की फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ये ऐसी चीज क्रिएट करता है जो शरीर मैनेज नहीं कर पाता। ये एक दिन की घटना की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि हर दिन जब ये होता है तो क्या होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आप अपने लेवल पे कुछ चीजों को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने 2-3 चीजें लिखी हैं जो एक वैद्य के पास जाने के बाद ठीक होती हैं, एक है स्नेहनम फॉलोड बाय स्वेदनम, तीसरा है रक्त मोक्षण, और दूसरा लिखा है हैविंग सूदिंग फूड्स। तो ऐसे आहार जो बहुत पंजट नहीं है, जो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं है, तो इस तरह के खाने रक्त धातु को सपोर्ट करते हैं। फिर हम आते हैं 4th फैक्टर पे, वो है सत्व या फिर कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। तो हमारी माइंड की जैसी कंडीशनिंग होती है वैसा ही हमारा आउटलुक होता है लाइफ के प्रति। अगर हमें हर चीज से डर लग रहा है, हमें इस एपिडेमिक से डर लग रहा है, तो डर जो है या पैनिक स्ट्रिकन माइंड जो होता है वो क्या करेगा हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा माइंड हमारे शरीर के साथ नहीं है। अगर वो हमारे शरीर के साथ साथ है तो उसका हमारे बॉडी पे बहुत असर है, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी बॉडी में बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस जन्म लेते ही हैं। और इसके साथ ही हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सत्व? जस्ट अ मोमेंट। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सत्व? तो सत्व को केयर करने का एक ही तरीका है, वो है कि स्टार्ट वांटिंग टू टेक केयर ऑफ योर माइंड। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माइंड का नहीं लेंगे तो कोई और तो है ही नहीं जो लेगा उसको। तो इसमें 2-3 चीजें जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, एवरी डे सोचिए कि व्हाट एम आई डूइंग और उसका क्या असर हो रहा है। दूसरा, मेडिटेशन, 10 मिनट मेडिटेशन जिसमें आप अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तीसरा, चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में देखना। चौथा, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो आपकी लाइफ में आज क्या हो सकता है, क्या वो आज हम सोच पाते हैं? मुझे लगता है आज अगर हम उसको विजुअलाइज भी करेंगे तो उस विजुअलाइजेशन के आधार पर हम अपनी मन की तैयारी कर सकते हैं। चौथा, कि व्हाई नॉट टेक कोर्सेज। ये लॉकडाउन का समय है, हम सभी अपने घर में हैं, भले ही हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यूज दीज कोर्सेज? गो फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर्सेज, go for courses of pranic healing, learn on Vipassana. And lastly is ओजस। ओज जो होता है ये वैसे ऐसी चीज है जिसपे हमारा बहुत इनडायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि ये हमारे सारे टिश्यूज का एसेंस है। लेकिन इसके साथ में 2 चीजें और जुड़ी हैं जिसको आयुर्वेद मेंशन करता है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रियम मनः स्वस्थ इति अभिधीयते।
प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। तो जो प्रसन्न आत्मा मन और इंद्रिय है, जिसका मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उसकी हेल्थ भी हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैंने इन शॉर्ट रखा है कि कैसे आप 5 सेंसेस का ध्यान रख सकते हैं, चाहे आप बालक हैं, चाहे आप प्रौढ़ हैं, युवा हैं, चाहे बूढ़े हैं, ये सबके लिए पॉसिबल है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स का केयर है, जैसे कि केयर फॉर द आईज में त्रिफला धावन है, आई की अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं और वेरियस आई ड्रॉप्स हैं, जैसे कि उसमें एक है पद्माक नेत्रामृत। फिर केयर फॉर द नोज है, जिसमें नस्य बहुत प्रधान रूप से हम प्रतिदिन कर सकते हैं। तीसरा है ईयर का केयर। ईयर का केयर कैसे होता है? पुटिंग ऑयल इन द ईयर, ठीक है। इससे सिर्फ आपका टिनिटस ही नहीं, लेकिन योर जनरल वेलबींग इज एंश्योर्ड। केयर फॉर द स्किन is not just through massage but also through उपटन। उपटन केवल सौंदर्य वर्धक एक्टिविटी नहीं है, इट इज एन एक्टिविटी टू टेक केयर ऑफ द त्रिदोष। फिर केयर फॉर द टंग। अब जिह्वा का कैसे ध्यान रखें? तो जिह्वा निर्लेखन के साथ साथ है कि अपने मुंह में कोई ऑयल को होल्ड करना, जो आप वंस अ वीक कर सकते हैं for 10 से 15 मिनट। तीसरा तरीका हो सकता है गार्गलिंग विथ त्रिफला बॉइल्ड वाटर या टर्मरिक वाटर। इसको भी आप हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इंद्रियों का ध्यान रख सकते हैं और आपके सत्व को आप आज भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जैसे पहले थे आज भी वैसा रहेंगे, नहीं। हमारी मनस्थिति हमारे हाथ में है। हम चूज कर सकते हैं कि हमें एक सोल्यूशन सेंट्रिक होके जीना है या हमें इग्नोरेंस को स्वीकार करना है। तो समरी सो फार कि जितने फैक्टर्स हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें जो हम आज भी, हम जहां भी जैसे भी रहते हैं, हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि वो डिजीज आए तो मैं सोचूं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं। हमें कोई वैक्सीनेशन की भी अभी जरूरत नहीं है या वेट करने की जरूरत नहीं है। हमें अभी जरूरत है कि हम अपने शरीर में जितनी चीजें अपने लेवल पे कर सकते हैं उसको करें। लेकिन इसके साथ में मैं ये भी कह रही हूँ कि हमारा बॉडी कोई सुपर मैन का बॉडी नहीं है। इट मीन्स कि once we understand our body, we can handle disease very well without panicking। तो इसी के साथ मैं तीसरा मुद्दा खोलूंगी, द रोल ऑफ रसायन, जो कि आयुर्वेद की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट्स है, जो ये बताती है कि एक बड़े से लेके डिफरेंट डिजीज कंडीशन से लेके एक छोटे तक क्या क्या चीजें हैं जो इन सारी चीजों को एड्रेस करती है, 5 फैक्टर्स को एड्रेस करती है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख के मैं रोकूंगी, क्योंकि इसका जो चयन है वो आपको किसी वैद्य के साथ बैठ के तय करना पड़ेगा। इसमें एग्जाम्पल है जैसे च्यवनप्राश, ब्राह्म्य रसायन, यष्टि मधु क्षीरपाक, वर्धमान पिप्पली रसायन एंड इसके अलावा बहुत सारे हैं। इसका सिलेक्शन हैज टू बी डन विद अ वैद्य, क्योंकि वो आपके ये 5 फैक्टर को देखते हुए फिर वो इसका निर्णय लेता है। तो इसके कंक्लूजन में यही है कि हमको पैथोजन फ्री होना नहीं है, क्योंकि पैथोजेंस भी नेचर का पार्ट है। हमको एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में नहीं जीना है, क्योंकि वो भी अप्राकृतिक है। हमें सिर्फ ये समझना है और आइडेंटिफाई करना है कि हार्मोनी साइकिल्स क्या क्या हैं और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम जरूर ये कह सकते हैं कि यस, आई एम अलाइन्ड विद नेचर। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन रोकती हूँ जस्ट बाय सेइंग कि हम लोग सितंबर में वीकली 1 आवर क्लास शुरू कर रहे हैं, विच मीन्स 4 क्लासेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। और ये क्लासेस बेस्ड होंगी गिफ्ट इकोनॉमी पे, जिसका मतलब है मैं आपके लिए ये जो क्लासेस ला रही हूँ देयर अ गिफ्ट फी। अगर आप पे कर सकते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पे, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज ज्वाइन। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828187796। ऑल्सो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी अवेलेबल हूँ। इसके साथ ही मुझे लगता है कि नाउ वी विल टेक अप सम क्वेश्चंस। ओके, सो या सो आपने यहाँ पे कैन नॉट सी द स्लाइड। अच्छा, स्लाइड्स, हाँ, क्या सबको स्लाइड्स देखने को मिली थी? क्या एनीबडी कैन टाइप?
यस, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो हमारा प्रवेश होने से पहले 80-90% आ जाता है। एक्सक्यूज मी, किसी की आवाज आ रही है, कैन यू प्लीज? अभी देखो 30 से 40% तो हमारा ही सब्जेक्ट करते करते ही आएगा। नहीं, ओके, सो आई जस्ट टेक अप क्वेश्चंस। तो जिस किसी को भी सितंबर के ग्रुप में ज्वाइन करना है वो कृपया करके मुझे मेरे फोन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और इसमें फिर मैं क्वेश्चंस पिकअप करती हूँ जो कि आए हैं मेरे चैट बॉक्स में। यस, या ठीक है, पर लेना चाहिए या भूख लगने पर? तो देखिए, इनिशियली तो हमारा क्या हो गया अभी कि हमें भूख नहीं लगती है तो भी हम खाते हैं। सो वन वे टू बिगिन टू रीसेट योर अग्नि इज कि आप जो है पहले तब खाना खाएं जब आप भूखे हैं, और जब आपका ये थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाए देन यू विल फाइंड कि आपकी बॉडी एक नियम को फॉलो करती ही है, वो डेफिनेटली एक नियम से ही खाना खाना चाहती है, ठीक है। सो डेफिनेटली योर बॉडी डज फॉलो शेड्यूल, लेकिन अभी आप, क्योंकि आपको आदत पड़ रही है कि आपको जो क्लॉक है उसके हिसाब से चलने की आदत पड़ी है, सो बेटर यू वेट टिल यू फील हंग्री एंड देन गो फॉर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वुड लाइक टू अंडरस्टैंड बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू लाइफ टाइम स्टेजेस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको हम ले सकते हैं इन probably the upcoming classes we'll have. What should be our eating timings and what interval of time? So generally it takes 6 hours to complete the process of digestion. So आयुर्वेद में तो ये भी रेकमेंड किया गया है कि अन्न का सेवन, एंड अन्न का मतलब होता है सीरियल्स, जिसका मतलब है जितने भी हमारे अनाज है वो सारे के सारे, जिसमें पल्सेस भी आ जाएंगी, उसमें गेहूं भी आ जाएगा, मिलेट्स भी आ जाएंगे। तो मिलेट्स का सेवन फॉर एन अडल्ट खास तौर से इज नॉट मोर देन 2 times, अनलेस आप खेत में काम करते हो, गौशाला में काम करते हो, तो आप दिन में 3 बार अन्न का सेवन कर सकते हो, बट अदर देन दैट ट्वाइस इज सफिशिएंट। ओके, खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, क्या ये आयुर्वेद की दृष्टि से है? भाई मैंने तो इसको कहीं भी नहीं पढ़ा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। Which oils can be used for ear and nasya? So one of the most prominent oils is till oil. Till oil can be used for nasya and for putting in your ear. ठीक है, कान में कैसे डालना है, जिसको कर्ण पूरण कहते हैं, उसको कृपया करके अलग से या तो आपके आसपास कोई वैद्य है उससे सीख लीजिएगा, या मेरे को बाद में कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उसकी भी पद्धति होती है। Okay. It is not possible to have food before 7:30 p.m. Then maximum time what to eat? अच्छा, तो अगर खाना संभव नहीं है तो आपको पहले तो ये विचार करना है कि आप खाना खाते ही क्यों हैं, क्या आपके लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता है कि नहीं है। मैंने तो ये तक देखा है लोगों को करते हुए, जिन लोग के लिए स्वास्थ्य प्रायोरिटी बन जाती है कि वो अपना खाना तक पैक करके ले जाते हैं, अगर उनको पता है कि वो 9 बजे तक उनको पहुंचने में समय लगेगा और खाना खाने में समय लगेगा, ठीक है। और अगर आपका ऐसा वंस इन अ वाइल होता है तो स्किप द मील एंड जस्ट हैव 1 glass of milk by 7:30 p.m. Yes, the slides can be shared, और अगर आपको स्लाइड्स मेरे से चाहिए होंगी तो प्लीज मुझे ईमेल कीजिएगा या मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन है, स्नान के पहले भोजन करें या स्नान के बाद भोजन करें? तो इस पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि स्नान के पश्चात ही भोजन किया जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारी अग्नि प्रदीप्त हो चुकी होती है। एनीथिंग फॉर ड्राई आईज सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑन स्क्रीन? तो यस, अगर आपकी ड्राई आईज हैं तो इसके लिए बहुत सारी औषधियां आती हैं, उसमें पद्माक नेत्रामृत है, जो कि कोटिकल नाम की जो आयुर्वेद की
शॉप है, केरला प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग, उनके पास से आपको मिलेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। इज कर्ड राइस अ विरुद्धाहार? नो, कर्ड राइस इज नॉट अ विरुद्धाहार, बट इट हैज टू बी हैड इन सर्टेन सीजन। तो कौन से सीजन में खाना है और कौन से टाइम पे खाना है, ये तय होने की जरूरत है। तो इसको आप ले सकते हैं प्रोवाइडेड इन विंटर्स, या जब आपका लूज मोशंस होता है तो आप कर्ड राइस खा सकते हैं। हाउ टू क्लीन आईज, हाउ टू यूज त्रिफला वाटर। ठीक है, तो आंखों को धोने का तरीका है त्रिफला धावन। इसका तरीका ये होता है कि हाफ टी-स्पून त्रिफला लिया जाता है इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसको बॉईल कर देते हैं, छान लेते हैं इन अ कपड़ छान, नॉट नॉर्मल फिल्टर बट कपड़ छान, जिससे कि एक एक बारीक कण भी उससे फिल्टर हो जाए। एंड फिर वो जो पानी बचता है, जब वो लगभग वार्म हो या फिर ठंडा हो चुका हो, तब आप उसको जो आई वॉश अवेलेबल होता है उससे आई वॉश कर सकते हैं। ओके, फिर एक क्वेश्चन आया है, विच हनी विद वार्म फूड प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि केवल वर्षा ऋतु काल में आयुर्वेद ने बताया है कि आप खाने में शहद को मिला के ले सकते हैं। ठीक है, तो अब नाउ इट्स अ मैटर ऑफ कि अगर आपको उसका फ्लेवर की आदत है तो ही आप ले पाएंगे, अगर नहीं है तो आप ट्राई करके देखिए। इसका पर्पस क्या है उसको पहले समझ लीजिए। इसका पर्पस ये है कि मधु में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कफघ्न होती हैं, पित्तघ्न होती हैं, और वर्षा ऋतु में इस प्रॉपर्टी की हमें जरूरत होती है। इस कारण से इसका विधान बताया है इन डिफरेंट वेज। ठीक है, कि आप अगर दिन भर में 2-3 चम्मच शहद लेते हैं तो इट टेक्स केयर ऑफ योर कफ दोष एंड पित्त दोष। Kids can have banana milkshake. What can we substitute for this? So substitute is कि you can create a milkshake using खजूर। तो खजूर यूज कर सकते हैं और साथ में उसको और टेस्टी करने के लिए आप इलायची यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्नान के तुरंत बाद भोजन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, पके हुए भोजन के साथ प्याज, टमाटर, ककड़ी इत्यादि का सलाद लेना उचित है? तो आयुर्वेद ने ये बताया कि वैसे तो वर्षा ऋतु काल में रॉ फूड मिनिमाइज करना है या जीरो करना है, और इसका मतलब ये है कि उस समय ये सारी चीजें वात प्रकोपक होती हैं, और साथ में इसी मौसम में सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ और पैरासिटिक ग्रोथ होती है सभी सब्जियों में। तो इस कारण से उनको कच्चा नहीं खाने का विधान है। तो रॉ अगर खाना है तो ग्रीष्म ऋतु में खाते हैं। एनी मेडिसिन टू क्योर वात पित्त कफ दोष? वेल, मेडिसिन तो नहीं है क्योर करने के लिए, ये आप जो कर रहे हैं उसी से क्योर होगा। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, एक और क्वेश्चन आया, अंकुरित अनाज का सेवन कितना उचित है आयुर्वेद की दृष्टि से? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, जिसपे हमारे पिछले वेबिनार में भी डिस्कशन हुआ था। तो आयुर्वेद अंकुरित को विरूढ़क कहता है, और ये जो विरूढ़क है इसको कहता है कि ये गुरु होता है और ये भी एक प्रकार का विरुद्ध आहार। क्यों? क्योंकि ये हमारी अग्नि उसको इतनी योग्य होती नहीं कि उसको पचा पाए। तो अभी जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन है उससे इस आयुर्वेद का काफी डिफरेंट व्यू पॉइंट है। तो वो ये कहती है कि आपको अगर कुछ खाना है, स्पेशली ये जो सीरियल्स हैं, दाल्स हैं, इन सबको ठीक से पकाने की जरूरत है। अगर हम रोज रोज विरूढ़क खाते हैं, जिसमें हमारे पिछले वेबिनार में काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था, तो विरूढ़क रोज रोज खाने से अग्नि दुष्टि होना, त्वचा में विकार होना, या किन्हीं किन्हीं लोगों का वजन बढ़ता ही नहीं चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें, और इस तरह के रक्त दुष्टि होना, फिर नेत्र दुष्टि होना, मेमोरी लॉस होना, इनफर्टिलिटी होना, इस तरह के सारे कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक दिन विरूढ़क खाएंगे या स्प्राउट्स खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं,
ऐसा नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें बारंबार करने से होती है। ठीक है। वाई हाउ इज ओनली फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट? ओके, सो इसको मैं शॉर्ट रिप्लाई करूंगी कि ब्रेकफास्ट का जो समय जनरली हम लोग करते हैं वो अराउंड 8 AM, और वो हमारा कफ काल होता है। और जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब में एक कॉमननेस है, वो है कि सारे कफकर होते हैं। तो अब आपको सोचना होगा कि कब खाना। तो इसका जो राइट टाइम खाने का है वो है व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट, विच मीन्स यू कैन हैव इट अराउंड 2 PM, 3 PM, 4 PM या 12 in the noon। उसको खाने के बाद 1 घंटे बाद आप खाना खाइए। डोंट हैव योर फुल लंच अलॉन्ग विथ फ्रूट्स। What is the correct way of having turmeric milk? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगी कि टर्मरिक मिल्क ये रोजमर्रे की चीज है ही नहीं। ठीक है, रोज अगर लेना है तो प्लेन दूध लिया जाता है। अगर आपको उसको लेना ही है तो टर्मरिक मिल्क ओनली इन सर्टेन कंडीशन, सर्टेन सीजन्स लिया जाता है। तो सर्टेन कंडीशन का क्या मतलब है? स्पेशली जब किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसको एक प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है फिर ही लिया जाता है। और अगर आप उसको किसी अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो प्लीज अवॉइड गिविंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसका राइट तरीका ये है कि यू कैन गिव इट से, अगर आपको सीजन में देना है विच यू कैन, तो गिव इट फॉर 15 days एंड देन स्टॉप इट। और कितने अमाउंट में लेना है? तो एक ग्लास ऑफ मिल्क में 1 pinch हल्दी को हल्का सा घी में भून के फिर गरम गरम दूध में लिया जाता है। अदरवाइज ये भी अपने आप में एक विरुद्ध आहार है। ठीक है। इज अनार अ गुड फ्रूट? ऑल फ्रूट्स आर गुड, देर इज नथिंग कॉल्ड एज अ बैड फ्रूट, बट हाँ, अनार हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज विच कैन बी यूज्ड इवन बाय अ डिजीज्ड पर्सन। जब कोई रोगी होता है तो वो अनार को खा सकता है अन्य फलों के बजाय। ठीक है। Yes, you can have the recording of this webinar and of the previous webinar. पहले webinar का हम नहीं किए थे। So question है, so can we cook sprouts? Yes, so yes, you can cook sprouts and eat it, but फिर भी उसकी वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उसमें इनबिल्ट हो जाती हैं, जिसके कारण वो फिर भी रक्त रुष्टि करता ही है। च्यवनप्राश के साथ दूध पीना चाहिए या नहीं, ये जो डिबेट है ये तो बहुत पुरानी डिबेट है। तो मैं मेरी तरफ से दूध के साथ च्यवनप्राश नहीं रेकमेंड करती हूँ। मैं रेकमेंड करती हूँ कि च्यवनप्राश के साथ आपको लेना है तो आप गर्म पानी के संग लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि है तो वो आंवले से बना हुआ, और आंवला भी खट्टा फल होता ही है, तो इस कारण से मैं तो दूध के साथ रेकमेंड नहीं करती हूँ। ठीक है। हाँ, my 2 suggestions: 1, post these webinars on YouTube for more people. Second question should be clubbed and moderator can help. Okay, ठीक है। So अभी 5:30 होने ही वाला है। So जिस किसी को भी मेरे पीपीटी की आवश्यकता है वो मेरे को बस व्हाट्सएप कर दे या ईमेल कर दे, तो इन कमिंग 1 week मैं उनको वो भेज सकती हूँ। एंड जिस किसी को मेरे सितंबर क्लासेस के लिए ज्वाइन इन होना है तो वो भी मुझे कृपया करके ईमेल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो सितंबर में क्लासेस होंगी वो प्राइमरीली बेस्ड होंगी हमारे त्रिदोष की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि हमारे त्रिदोष होते कैसे हैं, और उसके साथ त्रिदोष जो प्रकृति होती है, जो आयुर्वेद में बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जो हमें हेल्प करती है कि कैसे हम और लोगों के साथ ठीक तरीके से जी पाए, टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, उसके ऊपर है। तो दैट विल बी द नेक्स्ट सितंबर क्लासेस। ठीक है। शुड प्रेशर कुकर बी यूज रेगुलरली? तो आपने एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। आइडियली खाना तो बनाया जाता है इन एन ओपन वेसल, जिसका मतलब है कि अगर आपने दाल डाला है उसमें 6 गुना पानी डाला है तो आप खुले बर्तन में उसे पका रहे हैं। तो आयुर्वेद का कहना है इस पद्धति से जब हम बनाते हैं तो उसमें जो खाना पकता है वो ठीक तरीके से न्यूट्रिशन को रिलीज कर पाता है। और अगर हम उसे बंद चीज में बनाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि उसमें खुद में एक चीज क्रिएट होती है जिसको हम वापस बोलते हैं आमदोष।
तो वापस पूरी तरीके से वो न्यूट्रिशन हमको अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, सो अभी मैं रुकती हूँ। आगामी जो क्लासेस होंगी उसको मैं और शालिनी दीदी हम दोनों मिलके लेने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। शालिनी दीदी, टू ऐड समथिंग? यस यस यस, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ सभी के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरह से डॉक्टर शेफाली ने हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और भोजन के विधि विधान को जोड़ करके दिखाया। आज हमने सीखा कि त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन, इसको जानना, समझना, दिन रात का चक्र, ऋतु चक्र, जीवन चक्र, इनको समझ करके उसके अनुसार अपने डेली रूटीन को डिजाइन करना हमारे स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता के लिए परम आवश्यक है। दिनचर्या में प्रत्येक क्रिया को करने का भी एक क्रम है, वो क्या है, क्यों है, उसे समझ करके अपने दिनचर्या को डिजाइन करने की जरूरत है। हमने समझा कि नेचुरल अर्जेस को कभी भी रोकना नहीं है। देखिए दोस्तों, स्वस्थ जो व्यक्ति है ना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा और जो रोगी है उसके रोगों का शमन, आयुर्वेद के ये दो काम है। तो देखिए, रोगों का जो शमन वाला हिस्सा है वो तो डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन जब हम स्वस्थ हैं उस समय अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। और यदि हम माँ हैं या हम घर में पत्नी हैं, अगर हम ऐसे रोल्स में हैं तो अपने परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उन्हें पोषक आहार खिलाना, ये हमारा दायित्व भी है। तो इसी के लिए जो आगे की हमारी क्लासेस हैं उसमें हम सीखेंगे। देखिए, आयुर्वेद जो है वो शरीर को 7 प्रकृतियों में देखता है, बहुत कठिन नहीं है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत ही थोड़े समय में आयुर्वेद के बेसिक्स को समझ लिया, और मुझे लगता है ये बेसिक्स सभी को समझने चाहिए, क्योंकि इसे समझने के बाद आप बाजार के ऊपर निर्भर नहीं रहते, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते ये बताने के लिए कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है। और सभी के शरीर अलग अलग, सभी के शरीर की रचना अलग अलग है, उसे समझना बहुत आसान है। बड़ी आसानी से आप समझ करके अपने घर के सभी लोगों के हिसाब से मील प्लान कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है। तो आई वुड वेलकम ऑल ऑफ यू to our next session, and here I would like to thank Dr. Shefali for such wonderful sharing of valuable knowledge and for her time. So do join us. Thank you, Dr. Shefali. थैंक यू। ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस में। थैंक यू एवरीवन।